सौरभ शर्मा। ब्राइट फ्यूचर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चालू करने जा रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन इकोनॉमी हमें पढ़ना है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इकोनॉमिक्स क्या होता है। ये क्लास है इंडियन इकोनॉमी की, लेकिन इकोनॉमी को समझने से पहले हमें इकोनॉमिक्स समझना जरूरी है कि क्या होता है अर्थशास्त्र। जैसे जैसे इस सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे, इसी क्लास में लास्ट में आपको पता लग जाएगा कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है। यदि मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो यहाँ पे बेसिकली जो अर्थ शब्द आ रहा है ये संस्कृत भाषा से लिया गया है। इसका मतलब होता है धन, यानी कि मनी। इसके आगे जो शास्त्र वर्ड लगा है इसका मतलब होता है स्टडी, साइंटिफिक स्टडी। यहां से आप इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी टू सॉल्व इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। क्लियर है? आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें इकोनॉमिक्स का उपयोग करना पड़ता है। क्लियर? ये तो इसकी बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब हम समझते हैं कि इकोनॉमिक्स की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। इसका सबसे बड़ा कारण है इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ने का, वो है स्कार्सिटी। इसको हिंदी में कहते हैं दुर्लभता। दुर्लभता, स्कार्सिटी, ये इकोनॉमिक्स के जनरेट होने का कारण है। तो दुर्लभता क्यों जनरेट होती है, उसका क्या कारण है? उसका कारण है कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं, जिन्हें हम हिंदी में संसाधन कहते हैं, रिसोर्सेस, संसाधन, ये हमारे पास क्या होते हैं? लिमिटेड। क्या होते हैं? लिमिटेड, मतलब कि सीमित। जितने भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी में हैं, जबकि हमारी जो वांट्स हैं, हमारी जो जरूरतें हैं, वो क्या हैं? अनलिमिटेड। असीमित। क्या? वांट्स। तो ऑफन हम इकोनॉमिक्स को हमेशा जोड़ के देखते हैं मनी के साथ, लेकिन एक्चुअल मीनिंग इसका संसाधन से है। और आप सभी जानते हैं कि आज जो रिसोर्सेस होते हैं उसके लिए हमें हमेशा कुछ ना कुछ प्राइस तो पे करना ही पड़ता है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। इसीलिए लिमिटेड रिसोर्सेस के होने के कारण और हमारी अनलिमिटेड बॉन्ड्स होने के कारण हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। वो समस्या थी चयन की समस्या। चयन की समस्या मतलब कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चयन की समस्या। तो इसीलिए हमें इकोनॉमिक्स की आवश्यकता पड़ी। तो ये बेसिक डेफिनेशन आपको क्लियर हुई कि चयन की समस्या के कारण हमारे इकोनॉमिक्स का उत्पाद हुआ, इकोनॉमिक्स का जनरेशन हुआ। क्लियर है? इकोनॉमिक्स की उत्पाद का कारण क्या है? चयन की समस्या, लिमिटेड रिसोर्स एंड अनलिमिटेड बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। एक और इसकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेड डेफिनेशन है जिसमें ये बताया गया है, इसी को बेस मानते हुए ये बताया गया है कि कैसे हम दुर्लभ संसाधनों की मदद से बहुमूल्य उत्पाद तैयार करते हैं। जो भी हमारे स्केयर रिसोर्सेस हैं, इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं? उपयोगी, मतलब कि जो भी हमारे लिए जरूरी प्रोडक्ट है उसको हम प्रिपेयर करते हैं, उसको तैयार करते हैं।
इसके अलावा एक और इंटरनेशनल एक्सेप्टेड डेफिनेशन है कि इकोनॉमिक्स हेल्प करती है जो भी गवर्नमेंट है, फर्म है, साथ ही साथ व्यक्ति विशेष है, इसको हेल्प करती है कि कैसे वो इकोनॉमिक्स का उपयोग करके अपनी वांट्स को कंप्लीट करेगा। और मेनली गवर्नमेंट को फोकस में रखते हुए ये चीज देखी जाती है कि इसका प्रभाव जनता पे क्या पड़ रहा है। क्लियर है? तो ये आपकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस हुई। अब इकोनॉमिक्स का उपयोग करके व्यक्ति अलग अलग एक्टिविटीज करता है, अलग अलग एक्टिविटीज करता है। कुछ होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी और कुछ होती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, कुछ हो गई इकोनॉमिक, कुछ हो गई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसको हिंदी में कहते हैं आर्थिक क्रियाएं और इन्हें कहते हैं अनार्थिक क्रियाएं। क्लियर? अब देखिए, आपको डेफिनेशन पता है। आपसे यदि कोई पूछता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं, आप तुरंत जवाब दे देंगे कि ऐसी एक्टिविटी जो रिलेटेड टू मनी है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटीज जो मनी से रिलेटेड नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल क्या होगा? कहीं पे जॉब करना, कोई बिजनेस करना, ये सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी के एग्जाम्पल होंगे जिसके लिए हमें धन की प्राप्ति हो, मनी मिले। और अनार्थिक क्रियाओं का एग्जाम्पल क्या होगा? मान लीजिए आप कोई सोशल वेलफेयर का वर्क करते हैं या कोई रिलीजियस एक्टिविटी में आप स्पेंड करते हैं, तो ये जो एक्टिविटीज आपकी होंगी वो किस कैटेगरी में आएगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो पूरी इकोनॉमी में हम इकोनॉमिक एक्टिविटी पे ही डिस्कशन करते हैं। क्लियर? अब देखिए, इकोनॉमिक्स का मैंने बता दिया उत्पत्ति का कारण क्या था, लेकिन इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है ये भी जान लीजिए। इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, एक बुक लिखी गई थी 1776 में, जिसके लेखक थे, उनका नाम था एडम स्मिथ। इन्होंने बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था वेल्थ ऑफ द नेशंस। वेल्थ ऑफ द नेशन। तो इस बुक के माध्यम से हम जो अभी रेगुलेटरी में हमारी इकोनॉमिक्स उपयोग में आती है, इस बुक से माना जाता है कि इकोनॉमिक का उद्भव हुआ है। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो एडम स्मिथ, ये अपने को क्लियर हो गया। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि इकोनॉमिक्स में एक्चुअली में इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत कौन कौन सी चीजों का डिस्कशन होता है। तो सबसे पहले बेसिकली हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ये चीज अगर आपको क्लियर है तो एक होता है प्रोड्यूसर, जिसको हिंदी में कहते हैं उत्पादक, और एक होता है उपभोक्ता, जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर। अब देखिए, प्रोड्यूसर और उपभोक्ता। अब देखिए, उपभोक्ता का क्या काम होता है? वो जनरेट करता है डिमांड। क्या जनरेट करता है? डिमांड। जब उपभोक्ता के माध्यम से डिमांड, इसको हम क्या कहते हैं? मांग। ये जब डिमांड जनरेट करता है तो उसको पूरा करने के लिए प्रोड्यूसर क्या करता है? सप्लाई जनरेट करता है। मतलब कि इसकी डिमांड की पूर्ति करने के लिए कोई प्रोडक्ट या सर्विस सप्लाई करता है। क्लियर है?
तो ये आपके दो और एलिमेंट जुड़ गए। सबसे ज्यादा मेन एलिमेंट इन्हीं को माना जाता है जिसे हम कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई। ये पूरा बेस माना जाता है किसका? इकोनॉमिक्स का। क्लियर है? तो ये डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, इसके बीच में इनको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी और भी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि प्रोडक्शन होगा, और जब कंज्यूमर के पास पहुंचेगा तो इनके बीच में एक्सचेंज की प्रोसेस होगी, जिसको हम कहते हैं विनिमय। इसका क्या मतलब होता है? जब कंप्लीट प्रोडक्ट उपभोक्ता को मिलेगा तो उपभोक्ता क्या है, कुछ ना कुछ मनी के रूप में या कोई ना कोई रिसोर्सेस वो किसको देगा? उत्पादक को। तो इनके बीच में क्या होगा? एक्सचेंज की प्रोसेस होगी। साथ ही साथ इसमें एक और प्रोसेस आएगी कि उत्पादक को उपभोक्ता तक अपना प्रोडक्ट और सप्लाई या प्रोडक्ट या सर्विस पहुंचानी भी पड़ेगी, जिसको हम क्या कहते हैं? वितरण। जिसको क्या कहते हैं? वितरण। क्लियर है? अब देखिए ये सारे एलिमेंट आ गए, इसके बीच में अब उत्पादक कोई ना कोई पैसा कमाएगा और वो पैसा जो अपनी सेविंग होगा वो बैंक में रखेगा, तो बैंकिंग भी आ गई। कंज्यूमर भी जो अपना प्रोडक्ट लेगा, ये भी जब कोई ना कोई अपनी वांट्स को कंप्लीट करते करते इसके पास भी जो सेविंग बचेगी वो भी बैंक में जाएगी। प्रोड्यूसर अपनी कंट्री से बाहर कोई प्रोडक्ट सेल करेगा तो एक और एलिमेंट जुड़ जाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड। उसके अलावा इसके बीच में आपकी गवर्नमेंट का भी रोल आ जाएगा, मतलब जो कि आपकी सरकार है, वो कंज्यूमर से भी टैक्स लेगी, प्रोड्यूसर से भी टैक्स लेगी, तो गवर्नमेंट का भी रोल आ गया, इंटरनेशनल ट्रेड भी आ गया। ये सारे एलिमेंट्स, सबसे मेन एलिमेंट है इसमें डिमांड और सप्लाई। इन सब का कम्युलेटिव रूप में हम डिटेल में अध्ययन करते हैं किसके अंतर्गत? इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आपका पूरा एलिमेंट हो गया। ये सारे चीजों का अध्ययन करने को ही इकोनॉमिक्स के अंतर्गत काउंट किया जाता है। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स की दो और ब्रांचेस होती हैं। क्लियर है? दो और इसमें ब्रांचें होती हैं। एक होती है आपकी माइक्रो और एक होती है मैक्रो। इसको बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और इसको बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। जब इन एलिमेंट्स का उपयोग करके हम किसी व्यक्ति विशेष पे, किसी यूनिट कहना बहुत सही होगा, किसी यूनिट पे उस चीज का हम डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं तो उसे हम कहते हैं माइक्रो। ये जनरली इसलिए यूज किया जाता है, जैसे कोई कस्टमर है तो कस्टमर में हमें क्या करना है, इन एलिमेंट का उपयोग करके उसका व्यवहार डिस्कस करना है कि उस प्रोडक्ट का, उस पर्टिकुलर सर्विस का कस्टमर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो उस पर्टिकुलर यूनिट पे जब हम अध्ययन करेंगे तो उसको हम बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हम उसको ब्रॉड लेवल पे, फॉर एग्जांपल हम पूरे कंट्री लेवल पे एक जियोग्राफिकल पूरा जियोग्राफी उसकी सेट कर लेंगे और पूरे कंट्री लेवल पे उसको डिस्कस करेंगे, ब्रॉड लेवल पे उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे मैक्रो। जैसे कि किसी व्यक्ति की, हमने किसी चीज का प्राइस बढ़ा दिया तो उस प्राइस का व्यक्ति पे क्या इफेक्ट पड़ा, तो माइक्रो पे आएगा। जब उसको पूरी कंट्री पे डिस्कस करेंगे हम कि कंट्री पे क्या इफेक्ट पड़ा सारे लोगों पे, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, मैक्रो के अंतर्गत। मतलब हम इसे कह सकते हैं समीशन यूनिट। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ऐसा जनरली लिखा नहीं होता है। क्लियर है? तो जब हम एक व्यक्ति की बात करेंगे और उसका व्यवहार डिस्कस करेंगे इन प्रिंसिपल को अप्लाई करके, तो वो आएगा माइक्रो के अंतर्गत। जब हम इन प्रिंसिपल को किसी एक पर्टिकुलर एरिया में डिस्कस करेंगे, उस यूनिट को ब्रॉड लेवल पे, तो उसको हम कहेंगे मैक्रो। ऐसा देखिए होता क्यों है, जैसे कि मान लीजिए
कि मध्य प्रदेश में हमने पूरे व्यक्तियों को काउंट किया, तो मध्य प्रदेश भी पूरे इंडिया के सापेक्ष में, उसके रिलेटिव में माइक्रो में आ जाएगा, जबकि इंडिया में की गई स्टडी मैक्रो में आ जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया, यूनिट। जैसे कि मान सकते हैं आप कि मध्य प्रदेश में मान लीजिए कुछ ऐसी घटना हुई जिससे कि वहां के सारे लोगों की आय अचानक बढ़ गई, तो ये स्टडी जब हम एमपी के लेवल पे करेंगे तो वो कहलाएगा माइक्रो, और इसका इफेक्ट जब हम पूरी कंट्री पे देखेंगे तो वो मैक्रो के अंतर्गत आएगा। क्लियर है? इसलिए मैंने क्या लिखा, समीशन यूनिट। ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसके भी जो मैंने नाम बताया, एडम स्मिथ, जिन्होंने बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन, एक बात और नोट कर लीजिएगा, इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स की भी जो फादर है वो कौन माने जाते हैं, एडम स्मिथ। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो प्रणेता हैं, जो इनके मास्टरमाइंड है इसके पीछे, उनका क्या नाम है, उनका नाम है J.M. कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स। क्लियर है? तो ये पूरा अब थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया, इकोनॉमिक्स, इसके जनरेट होने का क्या कारण है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और अनलिमिटेड बॉन्ड्स हैं। क्लियर? इसके कारण हमारे सामने समस्या आती है, चयन की समस्या, और चयन की समस्या को सॉल्व करने में हमारी मदद करती है इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में सबसे मेन एलिमेंट होता है आपका डिमांड और सप्लाई। डिमांड जनरेट करता है आपका कंज्यूमर, और सप्लाई करने के लिए आता है प्रोड्यूसर। ये जब दोनों प्रोसेस होने लगती है तो इसके बीच में बहुत सारे एलिमेंट जुड़ जाते हैं, जो मैंने बताया, गवर्नमेंट टैक्सेशन आपका आ गया, रेवेन्यू आ गया, इंटरनेशनल ट्रेड आ गया, सप्लाई, वितरण, बहुत सारी चीजें इसमें आ गई। साथ ही साथ आपने देखा इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कितने भागों में बांटा गया है, आर्थिक क्रियाएं, अनार्थिक, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्लियर है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा गया है, एडम स्मिथ। यदि आपसे कोई पूछता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के प्रणेता कौन है, तो आप कहेंगे J.M. कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे, ये मैंने आपको बेसिक इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल बताए। अब इन प्रिंसिपल का जब हम एक जियोग्राफिकल एरिया में इन प्रिंसिपल को अप्लाई करके उसका अध्ययन करते हैं, यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो उसे कहते हैं इकोनॉमी। जैसे कि इंडियन इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी। क्लियर है? तो ये बेसिक डिफरेंस होता है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में। ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ब्राइट फ्यूचर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।